Good afternoon, everyone. Good Please let afternoon, me sir. know if audio is clear, then we'll start. Yes, sir, audio is clear. Fair enough. So we'll start. This is lecture number 2. Uh, okay. So I hope in the first lecture, what we did, we have started the basic idea how we are going to learn the chemistry subject. Okay. So in that simple we are emphasizing upon the NEET exam और JEE एग्जाम कि नीट और JEE का प्रिपरेशन हम लोग किस तरह से स्टार्ट करेंगे और क्या क्या चीज़ें हमें क्या किस तरह से उसका जो पैटर्न होता है उसके बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, अब देखो लेक्चर नंबर 2 के अंदर भी हम लोग बेसिक बात ही करेंगे। ठीक है, और अगर आप रेफरेंस के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप रेफरेंस मटेरियल यूज़ कर सकते हैं चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, सो आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी से डाउनलोड कर लेना है एक बुक, पीडीएफ मिलेगा आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ऐसा करके एक पीडीएफ होगा, क्लास 11th। ठीक है, एनसीईआरटी पीडीएफ ऐसा करके आप गूगल पे सर्च करेंगे, यू विल गॉट दिस पीडीएफ। ठीक है, अब ये पीडीएफ में आपको रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो कंटेंट आपको दिया गया है वो कंटेंट का कुछ आइडिया दे देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है कि आपको है ना, सबसे पहले तो बेसिक चीजें है ना, क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किसकी जरूरत होती है, आपको यूनिट की जरूरत होती है। सो वी नीड सम यूनिट्स टू मेजर quantities. So in chemistry we have certain quantities, तो उन सबको मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, यूनिट्स चाहिए। ठीक है, तो वो जो यूनिट्स हैं उनके बारे में मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था। तो यूनिट जो होते हैं ना, वो दो टाइप के यूनिट होते हैं। थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट, और एक को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट। So fundamental units are those unit which actually fundamental in nature, and they are actually not derived from any other thing, but they are absolute in nature. Derived units are basically relative, and these derived units are basically derived from the fundamental units. So I will give you quickly what are those fundamental units. ठीक है, सो वी हैव अ लिस्ट सिंपल, तो ये लिस्ट आप सिंपल याद रख लें तो भी आपका काम चल जाएगा। तो फंडामेंटल यूनिट में हमने एक टेबल बना लेना है सिंपल सा, फंडामेंटल यूनिट। तो इसमें कौन कौन से यूनिट आएंगे, तो एक आएगा आपका मास। ठीक है, मास, और इसको मेजर करते हैं हम लोग किलोग्राम के अंदर। ठीक है, दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स, इसलिए आपको ये सब याद करने हैं। ठीक है, सेकंड इसकी लिस्ट में है लेंथ, तो क्विकली हम लोग लिख लेंगे लेंथ है, और इसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। तीसरी यूनिट है हमारे पास टाइम, तो टाइम को हम लोग जनरली सेकंड में यूज करेंगे। फोर्थ यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो ये नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसको हम लोग बोलते हैं मोल। और केमिस्ट्री के अंदर आपको सबसे ज़्यादा ये चीज़ आपको पढ़ने मिलेगी। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो फोर्थ फिफ्थ पॉइंट है उसको हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। देखो थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट। सो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, इसको मेजर करते हैं कैल्विन में। ठीक है, तो कैल्विन हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है। सो वेन एवर वी आर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको कैल्विन को स्टैंडर्ड यूनिट मानना है। ठीक है, कैल्विन इज अ स्टैंडर्ड यूनिट, that's why we have to solve all the numerical with the help of this data। सिक्स्थ जो है हमारे पास, इसको हम लोग बोलेंगे करंट या इलेक्ट्रिक करंट, और इसको हम लोग मेजर करेंगे एम्पियर के अंदर। ठीक है, एम्पियर। एंड द सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी उसको हम लोग बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी।
लुमिनस इंटेंसिटी, और इसको मेजर करते हैं कैंडेला में, और उसका सिंबल होता है CD। सो बेसिकली आपको कैंडेला से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। कैंडेला इज लाइक लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ये हायर क्लासेस के लिए होता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल पे आप जाएंगे तब आपको काम आएगा, अभी आपको कोई खास काम आने वाला नहीं है। हाँ, बस आपको इतना याद होना चाहिए कि फंडामेंटल यूनिट की लिस्ट में हमारे पास ये लिस्ट है, जिसमें हमें ये लिस्ट पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। दिस दैट्स इट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिराइव्ड यूनिट। ओके, सो क्विकली हम लोग देख लेते हैं डिराइव्ड यूनिट का। एक दो एग्जाम्पल देखेंगे और काम खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। डिराइव्ड यूनिट है क्या? तो दोज यूनिट विच वी आर डिराइविंग फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ Sir, फंडामेंटल, we can write this definition also, na? Those units which are obtained by combination of basic units. yes, you may say that, right? It's, see, there is a subjectivity. You can define the terms in your own language as well, ठीक है। You are allowed to do so, ठीक है। It's not that problematic thing, right? So generally in the layman language, what we are calling it, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? डिराइव यूनिट्स आर दोज यूनिट विच वी आर डिराइविंग विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, राइट। सो एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी है। सो वेलोसिटी जो है वो एक डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है। कैसे? तो वेलोसिटी को सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं? जो हमारा स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट है, दैट इज मीटर। एंड टाइम का जो फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेकेंड। तो एक्चुअली वेलोसिटी का जो यूनिट है वो क्या बन गया? मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। सो या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, और मीटर पर सेकेंड, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि कोई पार्टिकल या किसी बॉडी ने 1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सो दैट इज व्हाट वेलोसिटी मीन्स। तो भाई ये वेलोसिटी क्या है? एक टाइप का डिराइव यूनिट है। ऐसे ही आप एक्सीलरेशन भी बता सकते हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन इज ऑल्सो अ डिराइव्ड यूनिट। ऐसे यू कैन कॉल फोर्स भी एक डिराइव यूनिट है। ऐसे यू हैव प्रेशर भी एक डिराइव यूनिट है। यू हैव वॉल्यूम भी एक डिराइव यूनिट है। ओके, अब देखिए केमिस्ट्री में क्या होता है। वी हैव मॉलिक्यूल्स, वी हैव एटम्स, वी हैव मैटर्स, ठीक है, जिसके बारे में हमने बेसिक वाले चैप्टर में बात करी थी, पहले लेक्चर में, आई मीन। अब देखो, हमें क्या करना होता है कि कोई भी चीज़ को पढ़ना है, सो वी हैव टू स्टडी दैट पर्टिकुलर थिंग इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक वे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ऐसे रैंडमली तो आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है ना। साइंस में क्या होता है कि वी हैव टू परफॉर्म सर्टेन एक्सपेरिमेंट, उसके बेसिस पे हमें ऑब्जर्व करना होता है, और ऑब्जर्व करने के बाद में वी आर मेकिंग सर्टेन कंक्लूजन विच आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन सोसाइटी, राइट। हमारी सोसाइटी के लिए जो बेनिफिशियल हो वो चीज़ें हम काम की मानते हैं, ठीक है। तो क्या है कि हमारे पास अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, तो हमें क्या करना होता है? कैलकुलेशंस करना होता है, क्योंकि रैंडमली हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करके कुछ भी नहीं बता सकते। सो इट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड और लिटिल बिट सिस्टमैटिक। ओके, सो उस केस में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई केमिकल सब्सटेंस है, तो आपने कितना ग्राम उसको यूज़ किया, तो वी हैव टू वेट दैट क्वांटिटी ना। कितना ग्राम यूज़ किया या कितना सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया, उसका कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। तो ये टर्म्स आपने सुनी होगी, कंसंट्रेशन, ठीक है, या मोलैरिटी, मोलैलिटी, इस तरह की टर्म्स क्या होती है? वो काम की होती है हमारे, ठीक है। सो बिफोर गोइंग इनटू दैट मच डिटेल, पहले हमें क्या करना है? हमें 3-4 चीज़ें समझनी जो बहुत काम आती है हमारी केमिस्ट्री के अंदर। वो 3-4 चीज़ें कौन कौन सी है? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट टेम्परेचर। एक तो ये टेम्परेचर को आपको समझना है कि टेम्परेचर की यूनिट क्या है अलग अलग, ठीक है। दूसरा हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बार बार यूज होगा, वो होगा प्रेशर, क्योंकि कोई भी काम आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रेशर विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है। तो प्रेशर के बारे में वी नीड टू अंडरस्टैंड।
तीसरी क्वांटिटी है हमारी डेंसिटी। तो अलग अलग जो मटेरियल है, जो भी मैटर है, उसकी डेंसिटी डिफरेंस होगी, ठीक है। तो डिफरेंट डेंसिटी होगी, तो वी शुड हैव आइडिया अबाउट द डेंसिटी, ठीक है। एंड द फोर्थ वन, वी हैव टू हैव, वी शुड हैव आइडिया अबाउट द वॉल्यूम पार्ट, ठीक है। सो ये 4 क्वांटिटीज है जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। छोटी क्लासेस में ऑलरेडी आई गेस आपको आइडिया होता ही है। तो क्विकली मैं बता देता हूँ, टेम्परेचर का मतलब क्या होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज अ मेजर मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। कोई भी बॉडी है उसका कितना एक्सटेंट है, कितने परसेंटेज तक वो हॉट है या कोल्ड है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय टेम्परेचर। सो इसके यूनिट्स क्या हैं, तो जो एसआई यूनिट है वो तो हमने पता है कि वो क्या है, केल्विन है। लेकिन क्या हर बार क्वेश्चन में डेटा केल्विन में दिया होगा? नहीं दिया होगा। सो वी हैव टू हैव आइडिया अबाउट द कन्वर्जन स्केल्स। जैसे हमें मान लो कि डेटा डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, तो हमारे पास डेटा मान लो कि x डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमें कैल्विन में कैसे निकालना है, तो कैल्विन इज इक्वल टू एक्स डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो ये एक इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये इक्वेशन तो क्लास 9th में आपको पढ़ा ही देते हैं, तो कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बस अब क्या कर रहा हूँ मैं, सारी चीज़ें जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है 9th-10th में, वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पे क्लब की जाएंगी। उसके बाद में आपको इन सब का एप्लीकेशन बताया जाएगा इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। अब एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल। सो फ़ारेनहाइट स्केल में भी आप कैसे यूज़ करेंगे, वट एवर डिग्री सेंटीग्रेड इज गिवन टू यू, दैट यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 9/5, ठीक है। दिस इज अ फैक्टर प्लस 32। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारा। तो यहाँ से क्या होगा, आप फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सो सपोज आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपसे पूछा जाए कि ये तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में है, अगर हमें फ़ारेनहाइट वाले स्केल पे बताना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ़ारेनहाइट वाले स्केल पे बताने के लिए 9/5 इंटू 37 प्लस 32, ठीक है। ये सब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 98.5, ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल पे। तो ये वैल्यूज़ अप्रोक्सीमेट है, इतना आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू दिया है, you can convert it to degree centigrade, and once you got the degree centigrade you can use equation number 1 to calculate Kelvin, ठीक है। तो Kelvin स्केल में अगर आपको जाना है, अगर आपके पास फ़ारेनहाइट का स्केल है तो भी आप इस तरीके से जा सकते हैं। एक छोटा एक मतलब कन्वर्जन वाला पार्ट है, तो इसमें कोई खास आई गेस दिक्कत किसी को आएगी नहीं, तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, प्रेशर। जो सेकंड हमारा जो फंडामेंटल थिंग है जिसको हमें पढ़ना चाहिए वो है प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, बेसिकली प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। सपोज कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी गिवन सरफेस के ऊपर, तो सरफेस का जो एरिया है उससे आपको डिवाइड करना है उस फोर्स को, दैट विल गिव यू अ प्रेशर वैल्यू। वैसे प्रेशर का बहुत मीनिंग रहता है, ठीक है, कि आपको आईआईटी क्लियर करना है, नीट क्लियर करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये सब भी क्या है, एक टाइप का प्रेशर ही है। सो ये एक टाइप का मेंटल प्रेशर है, ठीक है। इट इज प्रेशर exerted on our minds in order to got some we want to be successful in our life। तो हमें क्या करना होता है, हमें मेंटली बहुत एक्सरसाइज करनी होती है। मेंटल एक्सरसाइज करने के लिए हमें मेहनत करनी है इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग्स, नई नई चीज़ें सीखने में हमें मेहनत लगानी है, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो अब है ना,
हमेशा चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली यू कैन कॉल इट एज अ फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और फोर्स को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन। न्यूटन में मेजर करते हैं। एरिया जो होता है, सिंपल लैंग्वेज में एरिया क्या होता है? तो हम बोलते हैं कि भाई लेट्स से दिस इज अ लेंथ, दिस इज ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, दिस इज एरिया। तो लेंथ को किस में मेजर करेंगे? मीटर में। और ब्रेथ को किस में मेजर करेंगे? मीटर में। मीटर इंटू मीटर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। सो एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। और इसको हम लोग ले सकते हैं न्यूटन मीटर -2। और ये जो क्वांटिटी है इसी का नाम है पास्कल, ठीक है। सो पास्कल इज अ स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पास्कल। तो आपको है ना एग्जाम में या आगे चल के फ्यूचर में क्वेश्चंस की लैंग्वेज में ऐसा लिखा होगा कि इतना पास्कल प्रेशर अप्लाई किया गया है दिस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर। लेकिन हमें जब आउटपुट फाइनली देखना होगा तो इट मे पॉसिबल कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बात करें, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा दिस वन पास्कल इज ए एसआई यूनिट ना। तो ये तो हमारा हो गया प्रेशर को मेजर करने का एसआई स्टैंडर्ड यूनिट। सर हाँ जी। सर पास्कल एक ऐसा यूनिट है ना? हाँ हाँ, पास्कल इज एसआई यूनिट ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना होगा इसके अंदर कि हमें एक और चीज समझनी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? तो ये होता है द प्रेशर exerted by atmospheric air on the sea surface. Okay. So see, why we are considering sea surface as a basic thing, right? Why? Because we know that 75% of our earth is been covered by water, ठीक है। 75% पे हमारे अर्थ पे क्या है? वाटर है। तो हम क्या करते हैं, वाटर के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसका मीन वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, एवरेज वैल्यू निकालते हैं। और उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और उसको हम लोग मेजर करते हैं एटीएम में। तो आपने सुना होगा 1 एटीएम प्रेशर है, 2 एटीएम प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है, ठीक है। इसके अलावा भी प्रेशर के यूनिट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो इसके अलावा जो हमारे प्रेशर के यूनिट होते हैं वो होते हैं, एक होता है बार, ठीक है। बार में भी हम लोग वैल्यू मेजर करते हैं। फिर एक आपने याद रखना है टोर, ठीक है। बार हो गया, टोर हो गया। देन वी हैव mm ऑफ SG, ठीक है। सो मिलीमीटर ऑफ SG में भी हम मेजर करते हैं। वी हैव बैरोमीटर, बैरोमीटर के अंदर ये वाला स्केल होता है mm ऑफ SG वाला, ठीक है। या फिर हम इसको सेंटीमीटर ऑफ SG में भी मेजर करते हैं। तो वी हैव लॉट ऑफ यूनिट फॉर द प्रेशर मेजरमेंट, ठीक है। तो अभी क्या है कि इनका एक कन्वर्जन का आइडिया होना चाहिए कि इन सभी यूनिट्स को हम एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आगे चल के न्यूमेरिकल में आपको हो सकता है टोर का वैल्यू दिया हो, तो वी नीड बार, ठीक है। तो हमें कैसे कन्वर्ट करना है वो हमें सीखना है, ठीक है। तो सीखना है, कैसे सीखेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। 1 ATM का वैल्यू होता है 1.013 इंटू 10⁵ ठीक है, पास्कल। तो सपोज यू हैव 1 ATM प्रेशर, दैट मीन्स पास्कल के टर्म्स में इतना वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये याद करना है, 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार। तो यहाँ पे यू कैन चेक कि ATM और बार लगभग लगभग बराबर है, लेकिन ATM का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू बार, ठीक है। फिर हमारे पास 1 ATM है, दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ SG।
ठीक है। और अगर मिलीमीटर में लिखना है तो यू कैन राइट 760 mm ऑफ Hg। अब ये चीज़ है ना बहुत रिलेटिव है, 76 और 760 कैसे? तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर का वैल्यू 10 मिलीमीटर होता है। तो इस वाले रिलेशन से क्या होगा, ये दोनों तो याद हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास 760 टोर। सो दीज आर द कन्वर्जन स्केल्स यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद करनी है, आगे चल के आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये हो गया प्रेशर के अलग अलग यूनिट्स और उनका कन्वर्जन का स्केल। टेम्परेचर में आपको कन्वर्ट कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, डेंसिटी। तो ये हमारा तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, डेंसिटी को। तो डेंसिटी बेसिकली होता क्या है? सो इट इज़ अ रेशियो ऑफ मास ऑफ द बॉडी। और देखो केमिस्ट्री के अंदर मास और वेट को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट फिजिक्स में मास एंड वेट आर कम्प्लीटली डिफरेंट। मास का मतलब होता है एक्चुअल कंटेंट ऑफ द बॉडी, बट वेट का मतलब होता है इट इज़ अ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अगर मान लो कि ग्रेविटी अलग अलग है, जैसे अर्थ पे ग्रेविटी डिफरेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू मून। मून पे 1/6 होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, वेट आपका डिफरेंट होगा। ठीक है, सो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अलग अलग प्लेनेट के ऊपर ग्रेविटी का वैल्यू अलग अलग होगा, तो आपका वेट भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो मास एंड वेट आर डिफरेंट थिंग अगर हम फिजिक्स की बात करें, बट केमिस्ट्री के अंदर हम लोग ग्रेविटी को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, वाइल मेकिंग द कैलकुलेशन, सो डोंट वरी, यू कैन राइट मास और वेट। ठीक है, सो लेट मी पुट इट लाइक दिस। ये हो गया आपका मास, इट इज अ मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारी डेंसिटी। तो इसका यूनिट क्या होगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर में मास है, तो मास को हम मेजर कर सकते हैं किलोग्राम में, वॉल्यूम को हम मेजर कर सकते हैं मीटर क्यूब में। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ग्राम पर ml, किलोग्राम पर लीटर। ठीक है, सो देर आर मेनी वेज टू राइट दिस थिंग, बट अगर हमारे पास MKS सिस्टम है, MKS सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है? MKS का मतलब होता है कि आपको मास, ठीक है, मतलब ये हमारा जो है लेंथ है, तो लेंथ जो है आपको मीटर में रखना है, तो उस टाइम पे वेट को किलोग्राम में रखना है और सामने आपको सेकंड में रखना है। सो दिस इज योर MKS सिस्टम, और ये जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम पे स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो जनरली हम लोग अगर ये वाले सिस्टम को फॉलो करें MKS को, तो हमारा जो यूनिट हो जाएगा दिस विल बिकम दिस। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नाउ सी, यहाँ पे ये जो डेंसिटी है इसका यूज़ हम करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। ठीक है, आगे चल के इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स यू विल गेट द आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। फिलहाल अभी आप इतना याद रखिए कि डेंसिटी का क्या मतलब होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सपोज यू हैव अ बॉडी लाइक दिस, कोई आपके पास इस तरह का बॉडी है, लेट्स से इट इज अ क्यूबिकल बॉडी। तो इसका मास अपन ने मान लिया कि इसका मास है ना m है, और वॉल्यूम इसका ऑब्वियसली लेट्स से दिस इज a, एज लेंथ है तो ये क्या होगा a क्यूब। सो दिस विल बी द डेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। नाउ यहाँ पे क्या है, डेंसिटी की दो पार्ट्स होते हैं, वो सबसे काम की बात है। ठीक है, सो डेंसिटी इज क्लासिफाइड इन द टू कैटेगरी। ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेंसिटी को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई करके पढ़ना होता है। तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं कि एब्सोल्यूट डेंसिटी है। एब्सोल्यूट मतलब होता है कि directly you have a mass and you have volume, you can take the ratio. This is absolute. Now one more is a relative density.
सेकेंड कैटेगरी में जो है वो हमारा रिलेटिव डेंसिटी होगा। नाउ रिलेटिव डेंसिटी के अंदर आपके पास दो फर्दर क्लासिफिकेशन है। एक को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और एक को हम लोग बोलते हैं वेपर डेंसिटी। तो ये वेपर डेंसिटी वाला टर्म है ना, ये केमिस्ट्री में बहुत यूज होगा आगे चल के, वेपर डेंसिटी। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज defined for solid and liquid, solid and liquid, कि कोई सब्सटेंस सॉलिड फेज में है या लिक्विड फेज में, उनके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। और वेपर डेंसिटी किसके लिए डिफाइन करते हैं, तो देखो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा वेपर, वेपर इज रिलेटेड टू व्हाट, गैस। सो यहाँ पे क्या होगा, इट इज डिफाइंड फॉर गैसेस, तो ये गैस के लिए डिफाइन होगा, ठीक है। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रेशियो होता है, ठीक है। सो विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट पेज। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। स्पेसिफिक ग्रेविटी, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो मतलब होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ एनी सॉलिड और लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है, प्लीज रिमेम्बर दिस थिंग। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम है, तो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो डेंसिटी डिक्रीज होगा, और अगर डिक्रीज किया तो भी डेंसिटी डिक्रीज होगा। और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होता है, वो वैल्यू होता है 1 ग्राम पर ml, यानी कि वाटर का 1 ml आपके पास है तो उसका वेट 1 ग्राम होगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी, सिंपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेपर डेंसिटी। ये जो वेपर डेंसिटी होता है ये काफी काम का होता है, ठीक है। उसका रीजन भी है हमारे पास। वेपर डेंसिटी का मतलब होता है, ये भी एक रिलेटिव रेशियो है। सो डेंसिटी ऑफ एनी गैस, डेंसिटी ऑफ एनी गैस और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू मेजर द डेंसिटी ऑफ एनी गैस एंड वो डेंसिटी को आप डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सो कंसिडर केस जिसमें यहाँ पे हमने एक गैस रख लिया है, लेट से एक्स, ठीक है, एक्स गैस है, और इसी सिस्टम में मैंने हाइड्रोजन गैस भी रखा है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने क्या करना है कि मोलिकुलर मास लेना है। तो मोलिकुलर मास का डेफिनेशन क्या होता है, 1 मोल पार्टिकल का वेट कॉल्ड मोलिकुलर मास। तो सपोज करो कि यहाँ पे है ना 1 मोल गैसेस प्रेजेंट है, तो हमारे पास जो वेट हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स, ठीक है। और क्योंकि डेंसिटी निकाल रहे हैं तो वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इस सिस्टम का मान लेते हैं वी, तो यहाँ पे वी रख सकते हैं, डिवाइडेड बाय, नाउ वी हैव 1 मोल हाइड्रोजन, तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्योंकि एक और प्रॉपर्टी होता है कि गैस को अगर किसी सिस्टम में रखा जाए तो वो पूरे सिस्टम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। तो एक्स ने अगर वी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया है तो हाइड्रोजन ने भी वी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक। तो अब क्या करना है, बस यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा, देखिए
ये भी और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली हमें मिल रहा है मॉलिक्यूलर मास। और व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन? 2। तो दिस इज योर वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो हमें बस ये याद रखना है कि वेपर डेंसिटी को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मोलर मास मिलता है, और ये चीज़ आपको बार बार यूज करनी होगी। ठीक है, whenever in the numerical vapor density is being given, तो उस टाइम पे in order to calculate molecular mass you can use vapor density data। ठीक है, अब vapor density data मेजर करना it is very very easy for us। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू कैन मार्क इज अ स्टार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो हमने वेपर यानी कि डेंसिटी वाले पार्ट को भी ख़त्म कर लिया। अब हमारे पास एक और पार्ट बचा है जिसको हम लोग बोलेंगे थर्ड कैटेगरी, सॉरी लास्ट वन, दैट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को कैसे डिफाइन करते हैं? कोई भी बॉडी है उसका कितना कैपेसिटी है, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी, कोई भी बॉडी है उसका कितना कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो हम लोग वॉल्यूम का यूनिट क्या लेंगे? यूनिट जनरली हम लोग ले सकते हैं मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, ठीक है, और डेसीमीटर क्यूब। इस तरह के यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स रहेंगे, तो इनका आपस में इंटर कन्वर्जन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे अपने को याद कर लेनी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू कितना होता है? 1 ml। एक तो ये हमें फंडामेंटल तरीके से याद रखना है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 ml के इक्वल होता है। और हमें एक चीज़ याद रख लेनी है कि 1000 लीटर जो होता है वो वैल्यू हमारा 1 मीटर क्यूब होता है। यानी कि अगर हम ऐसी कोई टंकी बनाएं जिसका डायमेंशन क्या हो, 1 मीटर लंबाई हो, 1 मीटर चौड़ाई हो और 1 ही मीटर ऊंचाई हो, ऐसा अगर हमने टैंक बनाया तो उसके अंदर 1000 लीटर ऑफ वाटर आ सकती है। ठीक है, सो दिस इज 1 मीटर का डायमेंशन। ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी जो होगी वो 1000 लीटर की होगी। ऐसे ही 1 डेसीमीटर क्यूब और उसकी वैल्यू आती है 1 लीटर। तो एटलीस्ट आपको ये 2-3 रिलेशन है वो याद रखने हैं, वो आपको आगे काम आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियरली याद रखनी है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब एंड 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। सो दीज आर द 3 इक्वेशंस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो आज हमने ये सारे जो फंडामेंटल्स थे इनको हमने देख लिया कि टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, इनकी अलग अलग स्केल और इनको हम कैसे मेज़र करते हैं वो सारी चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन दिस पर्टिकुलर। आई गेस इसमें कोई डाउट आने जैसी कोई चीज़ है नहीं। सो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। प्रेशर का यूनिट क्या होता है ये सब आपको याद करना है। ठीक है, तो इसके नोट्स बना के आपको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेनी है। डेंसिटी का मतलब होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेपर डेंसिटी। ठीक है, और इस तरीके से अब क्या होगा नेक्स्ट जब क्लास में हम लोग मिलेंगे, सो विल टॉक अबाउट एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, उसकी बेसिक डेफिनेशंस, उसके बाद में मोल।
मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। Sir, तो हाँ, sir, what is the full form of STP? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर का वैल्यू होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और in terms of Kelvin you can call it as a 273 Kelvin, and at that time the pressure value is equal to 1 atm, or sometime in some book it also written as 1 bar। तो ये जब कंडीशन मैच होती है तो हम बोलते हैं उसको STP की कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। और इस STP पे 1 मोल गैस अगर आपके पास होगी, जब भी आपके पास में 1 मोल गैस होगी, जैसे 1 डजन होता है इस तरह से 1 मोल होता है, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है हमेशा 22.4 लीटर, ठीक है। सो एट STP 1 मोल ऑफ गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम, राइट। सो दिस इज द आइडिया। यहाँ से आपको मोल कैलकुलेशन में भी हेल्प मिलेगी। सो विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस STP। देन वन मोर टर्म इज देयर NTP एज वेल, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। तो हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। ओके, सो थैंक यू सो मच, द क्लास इज ओवर।